इस पाकिस्तान के 90% लोग शायद लता मंगेशकर से लेके शाहरुख खान तक किसी के ड्रामे और किसी की फिल्में और किसी के गानों से अगर फुर्सत हासिल कर चुके हों तो उनके बारगाह में अर्ज़ करना चाहता हूँ कि आज 28 मई है। ये वो दिन है कि बरतानिया में जुम्मे की नमाज अदा की जा रही थी कि एक पैलेस्टाइन स्वीट्स की दुकान उसके बिल्कुल करीब थी। वहाँ पर एक शख्स ऐलान करता है मस्जिद में कि आज नमाज के बाद तमाम मुसलमानों को मुफ्त में तकसीम की जाएगी हमारी जानिब से मिठाई। तो एक पाकिस्तानी जो मुझे सारी रुदात सुना रहा था वो कहता है कि मैं हंस पड़ा कि शायद फ़लस्तीन आज़ाद हो गया या क्या माजरा, इसकी लाठी निकल आई है कि ये तो बहुत कंजूस आदमी है, हम तो इसे जानते हैं, ये फ़लस्तीनी क्यों मिठाई तकसीम करेगा और मुफ्त में करेगा। कहता खैर जमात ख़त्म होती है, हम उस फ़लस्तीनी के करीब जाते हैं तो उसे सबको मिठाइयों के डब्बे देते हुए बांटते हुए ये कहते हुए पाते हैं कि मुबारक हो, पाकिस्तान ने एटमी क़ुव्वत का कामयाब तजर्बा कर लिया है। आज इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ही नहीं बल्कि पूरे आलम इस्लाम एटमी ताकत बन चुका है। हम जब एटमी क़ुव्वत बने थे तो मोरक्को से लेकर इंडोनेशिया तक, मलेशिया से लेकर अफ़गानिस्तान तक और कश्मीर से लेकर पैलेस्टाइन तक पूरे आलम इस्लाम में जश्न का सामान था। ये वो दिन था जब एक फ़लस्तीनी बच्चे ने कंकर उठा के इजरायली तोपों की तरफ रुख करके कहा था कि डू नॉट लुक एट द स्टोन इन माई हैंड, लुक एट द एटम बम इन पाकिस्तान। ये वो फ़लस्तीनी बच्चा था जो गुलेल का रुख इजरायली तोपों की तरफ करता था और कहता था कि नहनु अबनाउल मुस्लिमीन व कुल्लु अनस सलाहुद्दीन, कि हम तमाम मुसलमानों की औलाद हैं और हम में से एक एक बच्चा सलाहुद्दीन अय्यूबी है। ये वो दिन था कि जब हर मुसलमान ने एक उम्मीद की किरण जाग गई थी। ये वो दिन था जब कश्मीर की बहन पुरुमीद हो गई थी कि शायद अब मेरे सर पे दुपट्टा दे दिया जाएगा। ये वो दिन था कि जब बैतुल मक़दस में नारे तकबीर और मस्जिद अल अक़सा में लब्बैक या रसूल अल्लाह की सदाएं गूंजना शुरू हो गई थी। यह वो दिन था कि जब इराक, ईरान, लिबिया, सीरिया, लेबनान, पैलेस्टाइन, कश्मीर, बर्मा, हर जगह का मजलूम मुसलमान शुक्राने के नफल अदा कर रहा था। लेकिन शायद फिर इस रूए ज़मीन ने वो भी दिन देखा कि उम्मत मुस्लिमा बिलखसूस पाकिस्तानी आवाम पर इतना बड़ा एहसान करने वाले डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को गिरफ्तार भी किया गया। सिक्योरिटी कंसर्न्स का बताया जाता है, अमेरिका पीछे पड़ गया, CIA ब्लैक वाटर पीछे पड़ गई। जब सदर मुमलिकत और वजीर आज़म इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान सिक्योरिटी की गाड़ियों के साथ आवाम में आ सकते हैं तो डॉक्टर AQ खान क्यों नहीं? डर और खौफ सिर्फ एक बात का था कि AQ खान अगर पब्लिक गैदरिंग्स में खिताब करना शुरू कर दे जलसों में तो कहीं ये सियासत में आके अगला वजीर आज़म या सदर मुमलिकत ना बने। फिर AQ खान के साथ खेल खेला गया, सियासत में ला के कुछ लोगों के लारे लगवाए गए और उन लोगों को पीछे हटवा दिया गया। फिर दूसरा खेल ये खेला गया कि AQ खान के जलसे रखवा के एंड पे कहा गया कि आप वहां नहीं जा सकते, सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं। और इस कौम के साथ पिछले 70 सालों से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली खेल ही तो खेला जा रहा है, क्योंकि दुश्मन तो यह जानता है कि बाबा रहमता अगर सारी जिंदगी भीख मांगे तो शायद डैम ना बने, लेकिन AQ खान अगर सिंसेरिटी के साथ 7 दिन भी अगर पाकिस्तान की सड़कों पर बैठ जाए तो अगले दिन डैम फंड का पैसा पूरा हो सकता है। क्योंकि दुश्मन तो यह जानता है कि हमारे लगाए हुए पौधे मजीद 70 सालों में भी कश्मीर आज़ाद नहीं करवा सकते, लेकिन AQ खान अगर सामने आ जाता है तो पाकिस्तान के जितने भी पावर रिसोर्सेज के इश्यूज हैं उनको ओवरकम किया जा सकता है। दुश्मन तो यह जानता है कि डायलॉग करने वाले लोग
हमारे सामने अंग्रेज़ी तो बहुत अच्छी बोल के हमारे बूट भी पॉलिश कर देंगे, लेकिन AQ खान शायद मुश्किल हालात में गौरी पे कपड़ा शपड़ा भी मरवा दे। इसीलिए ऐसे तमाम लोगों को कभी उनका सोशल बायकॉट किया जाता है, कभी पॉलिटिकल बायकॉट किया जाता है, और सबसे ज़्यादा हसद अगर किसी को AQ खान के साथ है तो वो नाम निहाद डॉक्टर अब्दुल सलाम और उसके मज़हब तो नहीं, फितने कादियानियत के लोगों की है। और हसद में ही फिर दुश्मन ने अब्दुल सलाम को नोबेल प्राइज़ तो दे दिया, डॉक्टर AQ खान को नज़रअंदाज किया। दुश्मन ने अफवाज पाकिस्तान और इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बकवास करने वाली मलाला यूसुफजई को तो नोबेल प्राइज़ दे दिया, लेकिन अब्दुल सत्तार ईदी को नज़रअंदाज किया। दुश्मन ने कौम की इज़्ज़त को बैनुल अक़वामी मंडी में फ़रोख्त करने वालों को ऑस्कर प्राइज़ तो दे दिया, लेकिन दुश्मन ने वहीं पर कौम की बेटी आफिया सिद्दीकी को नज़रअंदाज कर दिया। अब फैसला इस अवाम का है कि वो उसी तरीके से दुश्मन के हाथ में खेले, कठपुतली बने, या हक़ाइक़ को जाने। मैं मुख्तसर सी बात करना चाहूँगा। लोग कहते हैं कि क्यों हम लोग ग़ुलामी से नहीं निकलते। उसकी वजह यह है कि एक कहावत मशहूर है, रशिया का एक सदर कम्युनिज्म जब अपने अरूज पे पहुंचा तो उसने सैकड़ों हज़ारों लोगों का कत्लेआम किया, तो पार्लियामेंट उसके बहुत खिलाफ हो गई रशिया की कि चलो तुम जो भी सिस्टम इंट्रोड्यूस कराना चाहते हो तुम करो, लेकिन जुल्म तो ना करो। हम किस तरह ओवरकम करेंगे, दुनिया में हमारा गलत इमेज जा रहा है। एक दिन ऐसा हुआ कि वो जवाब नहीं देता था लोगों को। एक बार उसने सोचा कि मैं जवाब दे देता हूँ। वो पार्लियामेंट में दाखिल हुआ और एक मुर्गी अपने हाथ में उठाई हुई, आते ही मुर्गी का एक पर उधेड़ता है, लोग शोर मचाते हैं, मुर्गी भी शोर मचाती है। वो दूसरा पर उधेड़ता है, मुर्गी तड़प जाती है। पार्लियामान में बैठा हर शख्स शोर मचाता है कि ऐसा ना कीजिए। वो तीसरा पर उधेड़ता है, वो और शोर मचाती है। करते करते तमाम पर उधेड़ दिए जाते हैं। वो मुर्गी बरहना हो जाती है और पार्लियामेंट में एक अजीब सा समा बर्पा हो चुका होता है और वो शोर मचा रहे होते हैं, मजम्मत कर रहे होते हैं। इतने में वो मुर्गी को पटक के ज़मीन पे मारता है। मुर्गी मरती नहीं है, चीखम धाड़म लगाए रखती है। इतने में पार्लियामान का हर शख्स उस पर लान तान कर रहा होता है कि तुम कर क्या रहे हो। इतने में वो रशियन प्रेसिडेंट अपनी जेब से चंद दाने निकालता है और नीचे फेंकता है। वो मुर्गी उन दानों को खाते 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 उसके पीछे पीछे दुम हिलाते हुए चलती है। इतने में वो जाके अपनी नशिस्त पे विराजमान हो जाता है और वो मुर्गी दानों को खाते खाते सीधा उसकी गोद में जाके बैठ जाती है। इसी तरीके से जब बर्मा, कश्मीर, फ़लस्तीन में अक़वाम आलम ये सो कॉल्ड ह्यूमन राइट्स के चैम्पियंस जब मुसलमान की माओ बहनों बेटियों के साथ ज़्यादती करते हैं तो हमारे चंद नाम नहाद हुक्मरानों के सामने हड्डी फेंक दी जाती है और वो फिर बजाय इसके कि शोर मचाएं, वो दुम को हिलाते हिलाते फिर यहूद व हनूद की गोद में जा बैठते हैं। समझदार के लिए इशारा काफ़ी है। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।